नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप जिस विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे उस विषय का शीर्षक है रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक रूसो के संदर्भ में हम इससे पूर्व व्याख्यान में बातचीत कर चुके हैं और रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम बात करता है मानव स्वभाव की, जिसके बारे में हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे समझौता सिद्धांत के एक अगले बिंदु प्राकृतिक अवस्था के बारे में। तो हम सर्वप्रथम अगर बात करें कि प्राकृतिक अवस्था की जो स्थिति का जो चित्रण हमारे सामने रूसो प्रस्तुत करते हैं वो किस तरह का था, तो रूसो का मानना था कि सभ्यता के उदय और विकास के साथ साथ मनुष्य का तनाव बढ़ता गया, उसकी तनावग्रस्तता बढ़ती गई और रूसो के विचार में समकालीन सभ्यता एक तनावग्रस्त सभ्यता है और मनुष्य को प्रफुल्लचित यानी खुश करने वाला बाग नहीं है, बल्कि वो मानता है एक कैद की स्थिति का स्वरूप उसको दिखाई देता है। इसलिए मनुष्य की इच्छा क्या थी कि वह ऐसी सभ्यता का निर्माण करे जो प्राकृतिक मनुष्य की सभ्यता से शुरू हो और उसके स्वार्थ और परमार्थ में चेतना और विवेक के अनुसार समन्वय स्थापित हो सके। तो इसी कल्पना के साथ रूसो हमारे सामने प्राकृतिक अवस्था का एक चित्रण प्रस्तुत करते हैं और उसके अनुसार क्या मानते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा था। यहाँ रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो है उसमें मनुष्य किस तरह से जीवन जीता था, प्रकृति की गोद में रहता था और जो उसका जो जीवन था कैसा था, पशुओं जैसा, एकाकी। क्यों? क्योंकि कोई सभ्यता नाम की चीज़ नहीं थी और प्राकृतिक माहौल में वह रहता था, पशुवत जीवन जीता था, घूमता फिरता था, कोई सामाजिकता का लक्षण उसमें दिखाई नहीं देता था। चूंकि वो आदिम मनुष्य था तो अपना जीवन कहाँ बिताता था? वनों में विचरण करके, यानी वह जंगलों में घूमता था, एक जंगली इंसान की तरह वो रहता था। और उस स्थिति में चूंकि सामाजिकता का कोई लक्षण नहीं था, जंगली व्यक्ति था, तो ऐसे व्यक्ति का ना तो कोई घर होता था और न ही कोई संपत्ति नाम की कोई चीज़ होती थी, बल्कि वह कहता था कि मनुष्य कैसा जीता था? मनुष्य प्रकृति की गोद में सादगी और परमार्थ की भावना के साथ सादगी से रहता था। यानी उसमें क्योंकि न तो घर था न कोई संपत्ति थी, प्रकृति में जीना है, उसी में घूमना है, फिरना है, विचरण करना है और अपना जीवन जीना है, तो वो सादगी और परमार्थ के साथ रहता था। इस अवस्था में जो सभी लोग समान होते थे, क्योंकि कोई असमानता का भाव ही मनुष्य के मन में नहीं था और अपने अपने जीवन के स्वामी थे, यानी जो जैसा चाहता था वो अपना जीवन जीता था और उसके लिए उनको किसी का विरोध नहीं सहना पड़ता था, बल्कि वो अपने जीवन को अपने अनुसार जीते थे। कोई कष्ट, कोई द्वेष, कोई कलह, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, बल्कि एकांत में व्यक्ति सुखी रहता था और बेपरवाह जिंदगी जीता था। और सबसे बड़ी बात कि न तो कोई सभ्यता थी और सभ्यता की न ही जरूरत थी। और चूंकि जब शांतिपूर्ण जीवन था, कोई सभ्यता की स्थिति नहीं थी, तो न तो कोई कष्ट था, न कोई कलह था, न द्वेष था और न ही मारपीट की स्थिति। और बल्कि चूंकि मनुष्य तो एक आदिम जीवन जी रहा था, यानी जंगली जीवन, तो उसमें न तो वो वस्त्र धारण करता था और न ही उसको भाषा का कोई माध्यम था। तो इस तरह से जो रूसो ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें मनुष्य पूर्णतः आदिम है, पूर्णतः जंगली है, जिसमें सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था का जो स्वरूप हमारे सामने रूसो प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो अनैतिक यानी इमोरल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? उनका कहना है कि इसे सद्गुण की अवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि ये धोखाधड़ी और युद्ध की स्थिति भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनैतिकता का बोध तब होता है जब मनुष्य में किसी उच्च गुण के समझने की क्षमता होती है और उच्च गुणों का वह दर्शन यानी उच्च गुणों का प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण वह जब करता है, तो धोखाधड़ी करने की प्रवृत्ति भी तभी जागती है जब उसमें हिसाबी बुद्धि का उदय होता है। यानी इन सब बातों के आधार पर जो रूसो हमें कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था अनैतिक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं है, तो नैतिकता और अनैतिकता की बात सामने नहीं आती। और न ही इसको सद्गुण की स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को में इतना विवेक नहीं है कि वो सामाजिकता के लक्षण के साथ गुण सद्गुण की बात उसके दिमाग में आए।
युद्ध नहीं हो सकता क्योंकि शांतिपूर्ण जीवन है, हिंसा नहीं हो सकती, कोई नैतिक और अनैतिकता का बोध नहीं है। तो क्योंकि ये सब चीज़ें कब आती हैं? जब व्यक्ति में समझने की क्षमता होती है। और चूंकि मनुष्य में विवेक की स्थिति नहीं है, वह तो बिल्कुल जंगली आदिम जीवन जी रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसमें धोखाधड़ी की जो मानसिकता भी जन्म नहीं लेगी, और नहीं वो किसी चीज़ को लेकर आगे किसी तरह की व्यूह करेगा या किसी चीज़ की गणना करेगा। तो इस प्रकार जो रूसो प्राकृतिक अवस्था के एक ऐसे स्वरूप की कल्पना करते हैं जिसमें कि मनुष्य जो है एक सादगीपूर्ण जीवन जी रहा है, बल्कि उन्होंने व्यक्ति को एक एक आदर्श बर्बर शब्द से भी प्रयुक्त किया है। आगे चलकर हम इसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का था। अभी तक हमने बात की कि भाई मनुष्य किस तरह जी रहा था, मनुष्य के क्या लक्षण उस सामाजिक जो जीवन नहीं था उसमें किस तरह के वो जीवन जी रहा था, कि उसमें सामाजिकता तो नहीं थी लेकिन वो किस तरह का आदिम जीवन जी रहा है, उसके बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन था किस प्रकार का। यहाँ रूसो कहते हैं कि जो प्राकृतिक मनुष्य है, इससे पूर्व भी हमने चर्चा की थी कि यहाँ रूसो ये मान के चलते हैं कि जो मनुष्य कैसा है, प्राकृतिक मनुष्य है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जी रहा है। तो प्राकृतिक मनुष्य कैसा जीवन जीता है? एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक और अनैतिक भावनाओं से मुक्त होकर निस्वार्थ जीवन जीता है। यानी उसमें कोई अच्छाई बुराई की कोई बात नहीं है, स्वतंत्र है, अकेला जीवन जीता है, घूमता रहता है, निस्वार्थ, क्योंकि उसको कोई स्वार्थ नहीं है, तो उसे किसी दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। संपत्ति की कोई स्थिति नहीं है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है धन की, प्राकृतिक रूप से वो जीवन जीता है। और परिवार से रहित, यानी उसको परिवार नामक कोई संस्था नहीं थी, तो ऐसी आदिम अवस्था में वो जी रहा था। और इस आदिम अवस्था को रूसो क्या नाम देते हैं? आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा। यानी वो कहता है कि एक ऐसी अवस्था थी जिसमें व्यक्ति का जीवन एक आदिम काल था, जिसका कि अंत हो चुका है, जो कि स्वर्गीय दशा में रहता है, उसमें कोई विवेक, कोई चेतना की स्थिति दिखाई नहीं देती। और इसीलिए प्राकृतिक अवस्था में जो रूसो है वो व्यक्ति के लिए एक आदर्श बर्बर या नोबल सेवेज शब्द का प्रयोग करता है। वो कहता है कि इंसान कैसा जीवन जीता है? प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोला इंसान है जिसको किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, और अज्ञानी जैसे बालक होता है, उस अज्ञानी बालक की तरह वो कैसा जीवन जी रहा है? सादगीपूर्ण। उसको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सरलता से जीवन जीता है, प्रकृति की गोद में रहता है, प्राकृतिक माहौल में विचरण करता है, और उसी में रहकर किसका अनुभव करता है? परम सुख का जीवन जीता है। यानी वो उसमें प्रसन्न है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई सामाजिकता की स्थिति नहीं है, न ही कोई अच्छाई बुराई की स्थिति है, नैतिक अनैतिक की कोई भावना नहीं है। तो ये सारी बातें यहाँ रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन तो बहुत सरल था, बहुत एक ऐसा जीवन है जिसमें मनुष्य में चूंकि विवेक नहीं था, तो वो किसी तरह की गणना नहीं करता, कोई धोखाधड़ी नहीं है, और न ही उसमें किसी चीज़ को समझने की क्षमता होती थी, और न ही उसको समझने की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन के जिस रूप का चित्रण हमारे सामने किया है, उसके बारे में हमने बात की। अब यहाँ अ, हम इस बारे में कह सकते हैं कि जिस प्राकृतिक अवस्था की बात और उस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन की चर्चा रूसो करते हैं, उसको लेकर राजनीतिक विद्वान गूच क्या कहते हैं? गूच का कहना है कि रूसो द्वारा जो चित्रित अवस्था है, यानी उन्होंने मानव के जीवन की जो अवस्था हमारे सामने प्रस्तुत की है, उसमें हॉब्स के सदृश, यानी हॉब्स के समान सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति न तो दिखाई देती है, और न ही लॉक की तरह से शांति और सदी इच्छा की अवस्था दिखाई देती है। यानी यहाँ गूच क्या कहना चाहते हैं कि रूसो ने जिस प्राकृतिक अवस्था या उस अवस्था में व्यक्ति के जीवन का चित्रण किया है, उसमें हॉब्स के समान कोई युद्ध की स्थिति दिखाई नहीं देती, कोई हिंसा की स्थिति दिखाई नहीं देती, और ना ही लॉक की तरह से शांति और सदिच्छा की स्थिति दिखाई देती है। बल्कि कैसा स्वरूप दिखाई देता है? बल्कि यह तो एक ऐसा जीवन दर्शाता है, एक ऐसी दशा इसमें दिखाई देती है जिसमें व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। यानी रूसो ने जिस प्राकृतिक अवस्था की बात हमारे सामने प्रस्तुत की है, उसमें हॉब्स और लॉक के मानव के बिल्कुल विपरीत
वह एक ऐसे प्राकृतिक जीवन की कल्पना करता है जो कि आदिम था, जो कि जंगली था, और जिसमें मनुष्य जैसे जानवर विचरण करते हैं, स्वतंत्र रूप में, एकाकी रूप में, कोई सामाजिक जीवन की स्थिति नहीं है, बल्कि एकाकी जीवन जीते हुए उसी में वो रहता है, खाता है, जीता है, और उसी में उसका अंत हो जाता है। इस तरह के पशु जीवन की उसने कल्पना हमारे सामने की है। साथियों, आज का यह लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के